देर आए दुरुस्त आए। आज जो जीसीटीएम ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की घोषणा हुई है और इस समारोह में डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल जो है टेड्रोस घेब्रेयेसस वो भी मौजूद थे। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बात कही है उसे समझना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा है कि आज जो ओपन सोर्स काफ़ी एक प्रचलित शब्द है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो ये आयुर्वेदा जो है ये एक ओपन सोर्स की तरह था और सोर्स कोड यही है। पूरी दुनिया में जहाँ भी लोगों ने अपने अपने तरीके से हेल्थ सिस्टम को विकसित किया है, सोर्स कोड यही है और इसी आइडिया को अलग अलग तरीके से उन्होंने अप्लाई किया अपने अपने परिवेश में। अब ये जो डिबेट होता है पूरी दुनिया में अपने अपने तरीके से होता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन, यहाँ पे हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ये डिग्रीज का डिबेट है। ये सही है ये गलत है इसकी बात नहीं है। अलग अलग परिवेश में दुनिया में हो सकता है कि कहीं पे ट्रेडिशनल की ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है किसी परिवेश में आपको प्रेशर मेडिसिन की ज़रूरत हो। अगर कोई मरीज़ जो है वो आईसीयू में है तो उसे आपको प्रेशर मेडिसिन ही देना पड़ेगा और वहाँ से आपको बाहर लाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो स्वस्थ है फिर भी आप उसे प्रेशर मेडिसिन आप देते रहें और आजकल की जितनी दवाइयाँ हैं उसको ही अगर आप अपनी दिनचर्या बना लें, ये छोटी छोटी चीज़ के लिए कुछ भी हुआ तो आप ये मेडिसिन, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कुछ कुछ मेडिसिन इतने पॉपुलर हो गए हैं जो कि चिंता की बात है, क्योंकि हर मेडिसिन की अपनी किसी न किसी तरीके से उसका देखिए साइड इफेक्ट तो होगा ही। अब अगर कुछ लोग आज जो ये सोचते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये सभी बेकार की चीज़ें हैं, उनसे मेरा ये सवाल ये है कि अगर ये सभी बेकार की चीज़ें हैं तो यूएस ने इतने सारे पेटेंट क्यों कराए और क्यों इतने हमने लड़ाइयाँ लड़ी। हल्दी के लिए हमने 10-12 साल लड़ाई लड़ी है और ये मैं बात कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप अभी चेक कर सकते हैं। लैंसेट में आपको आर्टिकल अभी मिल जाएगा कि इंडिया विन्स द पेटेंट फाइट विथ यूएस ओवर पेटेंट फॉर टर्मरिक। ये अभी आपको गूगल सर्च में मिल जाएगा। और जो हल्दी के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, नीम के लिए भी लड़ी। रॉबर्ट लार्सन ने 1985 में, उनको एपीए ने, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कई इश्यूज़ पे वो काफ़ी ज्ञान देते हैं दुनिया को, लेकिन उन्होंने क्लियरेंस दे दिया था और ये नीम वो पेटेंट करवा रहे थे। अब नीम हमारे यहाँ हज़ारों सालों से चलता आ रहा है लेकिन पेटेंट वो करवाएंगे और पेटेंट करवाने की बीमारी उनको है क्योंकि हमने यहाँ पे ओपन सोर्स रखा है। वो ये सोच कर रखा कि पूरी दुनिया में इसका लाभ मिले लोगों को। ये ओपन सोर्स कोड है हमारे पास, आप आइए लीजिए अप्लाई कीजिए, आपका भला हो, हम वही चाहते हैं। तो ये योगा का भी पेटेंट करा रहे थे और आपको ये शायद पता नहीं होगा कि 10-15 साल पहले तक ये बिल्कुल ये पेटेंट करवा चुके थे 2006-7 तक, और आज भी जो योगा अलायंस है वो बाहर ही है। और कुछ कुछ चीज़ों में उन्होंने रिलैक्सेशन दी है लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे अभी भी उनकी पकड़ है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि योगा क्या भी आप पेटेंट करा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ ऐसे है कि ये मानव कल्याण की बातें हैं, ये पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो हमारे यहाँ हज़ारों सालों से जो हल्दी, नीम, काला जीरा, ये सभी चीज़ों का वो पेटेंट करा रहे थे, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। 83 में टेलुगु कॉर्पोरेशन वहाँ पे नीम के लिए, नीम के बार के लिए वो पेटेंट करवाती है। और फिर ये यूएसडीए में जो काम करते हैं उनके साइंटिस्ट जो रॉबर्ट लार्सन, वो 85 में उनको क्लियरेंस मिल जाती है। फिर हम लंबी लड़ाई लड़ते हैं नीम के लिए। आप समझिए, नीम के लिए हमें पेटेंट के लिए लड़ाई लड़नी पड़े दुनिया के देशों से। और हल्दी के लिए हमने लड़ाई लड़ी और फिर हमने डब्ल्यूटीओ ने हमारे फेवर में रूल किया, लेकिन उनके पेटेंट लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो यूएस के जो पेटेंट लॉ है सेक्शन 102, वो इतना पेचीदा है कि वो उनके फेवर में है और वो ये चीज़ समझते नहीं कि ये पूरी दुनिया की भला की इससे इससे रुकता है और इससे असर होता है उसका, क्योंकि वो सोर्स कोड को वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। और पेटेंट जो एक जो कॉन्सेप्ट है इसमें मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। तो ये कई सारी जो हर्बल यहाँ के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, इसी को यूज़ करके उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी मेडिसिन, प्रेसर मेडिसिन बनाई है जो आज हम उनका एक्सट्रैक्ट खा रहे हैं और काफ़ी गर्व से कह रहे हैं कि ये नीम हकीम खतरा है जान और असली मेडिसिन तो ये है। हमें पता नहीं कि वो जो मेडिसिन है उसके कॉम्पोजिशन है जो काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में लिखे रहते हैं, वो सभी उसी एक्सट्रैक्ट से बने हैं। और ये आज की जो मॉडर्न सिस्टम है, जो मेडिसिन, जो पूरी इंडस्ट्री है, वो है क्या। बहुत ही ईमानदारी से हमें इस पर समझना पड़ेगा कि आज की पूरी जो मेडिकल जो भी सिस्टम इंडस्ट्री है वो 110 साल पहले से आ रही है, जब अब्राहम फ्लेक्सनर ने 1910 में स्टैंडर्डाइजेशन करने की बात कही थी और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था। और ये उन्होंने खुद से नहीं किया था, वो तो एक स्कूल टीचर थे, उनका एक बैकग्राउंड भी नहीं है मेडिसिन में। तो उन्हें रॉकीफेलर फाउंडेशन और कार्नेगी फाउंडेशन की सहायता से जो उन्होंने जो अपने प्रयास किए, और मैं उनकी नीयत पे अभी शक नहीं कर रहा हूँ,
मैं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने अपना प्रयास किया था कि स्टैंडर्डाइजेशन हम करेंगे और मेडिकल सिस्टम में क्या सही है और क्या जो झूठ बातें होती है वो साफ़ हो जाएगा। साइंस क्या सही है क्या गलत है ये क्लियर हो जाए तो इससे दुनिया का भला हो। ये उनकी सोच हो सकती है। मुझे नहीं पता कि कई लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रीड करते हैं, मैं उसमें जाऊँगा ही नहीं। मैं तो साइंस की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है ये आपका साइंस है और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो क्वैकरी है। नहीं, आपके परिवेश में वो क्वैकरी हो सकता है, यहाँ क्वैकरी नहीं है। इसी बात पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि जो एक परिवेश में दुनिया में क्वैकरी है उनके लिए, वो दूसरे परिवेश में अफ्रीका में एशिया में क्वैकरी नहीं है। वो यहाँ पे जैसा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सोर्स कोड यहाँ से आप ले गए और उस पर आपने विकसित किया, उसके बाद फिर आप जो ओरिजिन है आप उसे ही क्वैकरी कह रहे हैं। आपके लिए क्वैकरी हुआ क्योंकि आप सही तरीके से 5 लोगों ने आपके यहाँ जो अप्लाई किया इस ओपन सोर्स को पे, वो 5 लोगों में आप अपनी लड़ाई लड़िए, आप दूसरे को आप नीचा मत दिखाइए। लेकिन पिछले 100 साल तक आयुर्वेदा और लोकल जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको नीचे दिखाया गया है। इसी को आधार बनाकर अब्राहम फ्लेक्सर की जो 1910 में रिपोर्ट थी और 55 ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के को उन्होंने शट कर दिया था इंस्टीट्यूशंस को। गुड और बैड ये उनका प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन आज के हमारे जितने भी हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार लोग हैं जो डॉक्टर बने हैं, ये सब वही की पढ़ाई पढ़ के आए हैं। किसी ने भी, ये तो हम सब जानते हैं कि कोई अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्लास में खड़ा होकर किसी ने कहा नहीं होगा कि सर ये जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं ये हमारे यहाँ लागू नहीं होता, हमारा बैकड्रॉप अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, हमारा समाज अलग है। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने क्वेश्चन किया होगा। हम जो भी पढ़कर निकलते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, ऊर्जा काफ़ी लगती है। 10-10 साल मैंने देखा है अपने सर्कल में लोग कितने हार्ड वर्क उन्होंने किया डॉक्टर बनने के लिए और इसीलिए उतना रिस्पेक्ट भी मिलता है। लेकिन एक बात वो जो नहीं समझ रहे हैं, जब वो लोग लड़ने लगते हैं अपने यहाँ के ट्रेडिशनल मेडिसिन के लोगों से, तो ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो वो पढ़ रहे हैं वो बाहर से आ रहा है। बाहर जो गया था वो यहाँ से गया था। सोर्स कोड यही है और इस ओपन सोर्स से हम भटक रहे हैं इस विवाद में कि और मॉडर्न मेडिसिन क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। और फिर हम कहते हैं कि ये नीम हकीम खदराए जान और हल्दी नीम तुलसी इन सब भी कुछ होता नहीं। होता तो इसी से है। आप इसको डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल करें या इसका एक्सट्रैक्ट बना के यूज़ करें। यही चीज़ अगर डीन ऑर्डिनेंस जैसे लोग बाहर कहेंगे तो वहाँ पे भी उनको उनके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज होती है क्योंकि ये उनका परिवेश है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें हमारे विविधताओं वाले देश में हम कितना जानते हैं अपने बारे में। और मैं ये इतिहास में नहीं जाऊँगा कि उड़ीसा में जो गंधमार्दन पर्वत है उसमें इतनी सारी जड़ी बूटियाँ आज भी अनटैप्ड है। आज भी हिमालय में हज़ारों लाखों जड़ी बूटियाँ जो है वो अनटैप्ड है, उस पर काफ़ी रिसर्च होने वाले हैं। और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि आज जो मेडिसिन आप गर्व से बताते हैं कि वो 5-10 मेडिसिन मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे तो अभी याद है, मैं 10-12 नाम अभी ले सकता हूँ, लेकिन वो ब्रांड्स के नाम मैं नहीं ले सकता, ये यूट्यूब में वीडियोज़ ब्लॉक हो जाने की बात होती है। तो वो सभी मेडिसिन आने वाले समय में या तो वो बैन हो जाएंगे या फिर उस पर काफ़ी विवाद होगा। कई मेडिसिन आज जो हमारे देश में चल रहे हैं काफ़ी पॉपुलर है, ये बाहर बैन है, कुछ जर्मनी में बैन है, कुछ यूरोप में बैन है। वो सभी मेडिसिन यहाँ पे डंप हो रही है क्योंकि ये उनका प्रेशर है, उनकी अपनी लॉबी है। अब इतनी $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री अगर है तो आपको लगता है कि वो लॉस में जाएंगे? वो तो डंप करेंगे जहाँ पे उनको मार्केट मिलेगा। तो ये डंपिंग का 1 बिलियन, एक 1.25 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, यहाँ पे तो सबसे कन्वीनियंट है वो डंप करना। तो उनको मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, वो अपना प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं, वो अलग चीज़ है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को कि हमारा अप्रोच जो है, जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का क्यूरेटिव साइड का है, एक तो फिजिबल नहीं है। आप 8 के 8 बिलियन लोगों को आप क्यूरेटिव साइड पे खड़ा कर सकते हो? पैंडेमिक जो आप कहते हो कि वो आप पिछले 2 साल में आपने क्या देखा? पिछले 2 साल में क्या 8 बिलियन लोगों के लिए आपके पास आईसीयूज थे, बेड्स थे, हॉस्पिटल बेड्स थे, हॉस्पिटल में मारामारी थी ना? ये संभव नहीं है कि आप 8 बिलियन लोगों के लिए आप क्यूरेटिव साइड आप खड़ा कर दें। इसका लाभ उसे ही मिलेगा जो भी हुआ, जो रिच हैं, जो काफ़ी पावरफुल हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनका लाभ मिलेगा, उनको हॉस्पिटल बेड्स मिल जाएंगे और फिर वही बात हो जाएगी। तो एक तो आप इस पे खड़ा नहीं कर सकते दुनिया को। दूसरी बात, ये जो हमारे सिस्टम है ये हम बाहर से पढ़ के आ रहे हैं। हमारे भी अपने जो डॉक्टर्स जो राइटर्स होते हैं, कई जो बुक्स पढ़ाई जाती है जो MBBS MD के छात्रों को, वो इंडियन राइटर्स के होते हैं, लेकिन वो भी उनका भी जो बेस है वो बाहर से चला रहा है। तो इसमें अब्राहम फ्लेक्सनर की जो 1910 की जो रिपोर्ट है स्टैंडर्डाइजेशन की, उसका बहुत बड़ा उसका असर है। और क्या 110 साल के पहले था ही नहीं ये मेडिसिन और ये WHO
जब ये सब जो ये संस्थानें नहीं बनी थी, तो क्या उसके पहले दुनिया नहीं थी? तो अगर ये सब चीज़ें बनी हैं, ये संस्थाएँ बनी हैं दुनिया को बेहतर करने की दिशा में, तो इन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि डेमोक्रेटाइज़ेशन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। पूरा एक स्क्यूड एक लॉबी बन गया सिक्योरिटी साइड की तरह। और इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है, वो ग्लोबल का थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, ये शर्म की बात है। इसलिए बहुत आवश्यक था कि हम अपने सोर्स कोड की तरफ वापस मुड़ें। इसलिए नहीं कि हमारे देश की इसमें कोई कोई राष्ट्रीयता स्वदेशी की बात नहीं है, इसमें बात है सच की तरफ जाने की। आप अगर सच्चाई की तरफ जाएँ तो आप इन सब डिबेट्स में नहीं फँसेंगे कि ये हमारे देश का है ट्रेडिशनल मेडिसिन और वो बाहर का है, तो पूर्व और पश्चिम के डिबेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर का कुछ है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सोर्स कोड यहाँ है, यहाँ से ही अलग-अलग तरीके से लोगों ने एक्सट्रैक्ट लेकर अप्लाई किया और वो सब पेटेंट की लड़ाई हम नहीं लड़ते। आज नीम, हल्दी, काला जीरा, आंवला, जार आंवला, करेला, इन सभी चीज़ों का पेटेंट उनके पास होता है। और ये मैं कुछ भी कोई गप नहीं मार रहा हूँ, ये गूगल पे अवेलेबल है। आप टाइप कीजिए ना लैंसेट पे, लैंसेट आर्टिकल इंडिया विन्स बैटल ओवर हल्दी टर्मरिक विथ यूएस, आपको मिल जाएगा। क्या कारण है कि अगर अगर हल्दी में कोई बात नहीं है, तो वाउंड हीलिंग के लिए हल्दी को क्यों वो पेटेंट कराना चाह रहे थे, वाउंड हीलर। और यहाँ पे अगर दादी अम्मा कहीं पे हमारे देश में अगर हल्दी को यूज़ करती है किसी घाव भरने के लिए, हम कहते हैं कि हम तो नीम हकीम खतरा जान, क्रेजी दादी। हम एड्स बनाते हैं, हमारे राइटर्स इस तरह के एड्स लिखते हैं, ये रही वो क्रेजी दादी। तो ये कुछ चीज़ों पे हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कितना सच जानते हैं और कितना हम फंसे हुए हैं इस माया जाल में। तो अगर ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सभी बातें बकवास है, तो वो लोग पेटेंट करते ही नहीं और हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ता नहीं। पिछले 2 साल में पैंडेमिक में इतना एक्सपोर्ट बढ़ गया हल्दी का। ये सभी बातें बकवास होती है। अगर इतना ही बेकार है, करक्यूमिन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये होना नहीं चाहिए था, एक्सपोर्ट बढ़ना नहीं चाहिए था। बाहर के लोग हमेशा से समझते आए हैं कि भारत के पास क्या है, लेकिन बाहर के लोग, पूरा इतिहास है जो इन्वेजन का इतिहास है, यूरोप से जितने भी इन्वेजन हुए हैं, अलग अलग लोग आए हैं, वो सभी मसाले के लिए आए, स्पाइसेस के लिए आए। हम अपनी इंपॉर्टेंस कभी नहीं समझते और इसीलिए बाहर के लोग समझते हैं। इसीलिए वो ये जानते हैं कि भारत की सबसे ख़राब चीज़ है भारतीय लोग, जिन्हें यहाँ की चीज़ों की कदर नहीं है। तो इसलिए वो लोग आए और उन्होंने वो टैग किया वो चीज़, उसका फ़ायदा उठाकर चले गए। क्यों यहाँ पे ही, अब एक सवाल यहाँ पे ये है कि आयुर्वेद यहाँ पे ही क्यों विकसित हुआ और वहाँ पे क्यों नहीं हो सका? अगर ये एक सवाल है, तो इस आखिरी सवाल का जवाब देकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु है, 16 प्रकार के सीजन्स हैं। ये शायद, मुझे पता नहीं कि और कोई देश ऐसा ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड लैंड है जहाँ पे इतनी विविधता है सभी तरीके की। हम सॉइल के ब्लेस्ड लैंड है। पश्चिम की मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है अलग अलग प्रांत की। आपको पता होगा अगर आपने गार्डनिंग किया है, मैंने गार्डनिंग किया है बचपन में, मुझे पता है कि आप अगर पौधे में कितना अच्छा बीज डाल दें, खाद डाल दें, पानी डालें, सब कुछ दें, अगर सनलाइट आपको नहीं मिलती है तो वो ग्रो नहीं करेगा पौधा। और इसीलिए चूंकि हमारे यहाँ 300 दिन सनलाइट है, विदेश की बात अलग है, पश्चिम में 6-6 महीने वहाँ पे उन्हें अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलता। वहाँ मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि उनके यूरोप में उनके घर में 2 दरवाजे होते हैं, एक सामने का ब्लॉक हो जाता है आइस से, बर्फबारी से, तो ऊपर छत की तरफ से निकलता है। तो उनकी मजबूरी समझनी है, वो बेचारे वंचित लोग हैं धूप से, सनलाइट से। तो मुझे उनसे काफ़ी हमदर्दी है। इस तरीके से वो वंचित रहे हैं ज्योग्राफिकली और फिर भी उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। तो ये जो हार्ड स्ट्रॉन्ग प्रेशर मेडिसिन है, उनकी जो जो जीवन शैली है, वो अपने अनुसार जी रहे हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ नहीं मिला है जो हमें मिला है ज्योग्राफिकली। लेकिन हमारे यहाँ हर तरह के फ्रूट्स हैं, हर तरह के वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, हर तरह के सीजन्स, हर तरह की जलवायु है, सॉइल हमारी अच्छी है। इतनी भौगोलिक विविधताओं के बाद अगर हम ये नहीं समझते कि हमें क्या मिला है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बहरहाल, ये जो इतना वैरायटी हमें मिला है, हमें 300 दिन का सनलाइट है, इसकी वजह से अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिले। और ये बायोडाइवर्सिटी वहाँ नहीं है, इसीलिए वहाँ ये जड़ी बूटियाँ विकसित नहीं आपको दिख सकती। इसीलिए वहाँ अगर कुछ प्रांत ऐसे हैं भी जहाँ पे आपको ये जड़ी बूटी हर्बल प्लांट्स आपको मिलते हैं, वो यहाँ से वो लेकर गए हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। और ये सभी चीज़ आपको गूगल पे आपको मिल जाएगी। भारत से लेकर गए हैं, चीन से लेकर गए हैं और उन्होंने अपने तरीके से विकसित किया है। तो ये जो हमारे यहाँ इतनी बायोडाइवर्सिटी है, उसका हमने लाभ लिया नहीं, सोर्स का फ़ायदा हमने लिया नहीं। और यही चीज़ वो आप बाहर से घूम फिर कर आ जाए, एक प्रोडक्ट बनकर, पैकेज बनकर
और उसकी प्राइस बढ़ जाए, तो 2 रुपए की चीज़ को 200 रुपये में अगर प्राइस पैकेजिंग करके एक टैबलेट आ जाए, बड़े मज़े से हम लेते हैं। तो ये घर की मुर्गी दाल बराबर वाली हमारी पुरानी बीमारी है, और ये कारण ये है कि यहाँ क्यों आयुर्वेदा इतना विकसित हुआ, तो और बाहर क्यों नहीं पाया, उसका कारण ये है कि हम ब्लेस्ड हैं और ये चीज़ वहाँ ब्लेस्ड नहीं है। और ये कोई झूठी बात नहीं है, आपके कोई मित्र अगर बाहर गए हैं, या आप गूगल भी कर सकते हैं, नॉर्वे है, कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको महीनों-महीनों आपको सनलाइट नहीं है। नॉर्वे में तो मिडनाइट सन की बात होती है, कई महीने वहाँ पे सूरज ढलता नहीं है, और ढलता है तो फिर उगता नहीं। और भी कई ऐसे प्रांत हैं। मेरे एक मित्र तो बता रहे थे कि लंदन में कितने कम दिन वहाँ पे धूप निकलता है, जब निकलता है तो गुड मॉर्निंग दिल से निकलती है वहाँ पर। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, और इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आज हम इस डिबेट में ना फंसें। ये नीम हकीम खतरा है जान, ये बहुत डेरोगेटरी बातें हैं। क्या बाहर की प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहे हैं वो आपकी खतरा है जान नहीं हो रही है? आप लिख कर दे सकते हैं, कोई भी हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख के दे सकते हैं कि ये फलाने दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो एक प्रयास है। निश्चित रूप से फार्मा इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है पिछले 60-70 सालों में, और उनका काफ़ी योगदान है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में भी। लेकिन पूरी दुनिया को हम क्यूरेटिव साइड पे खड़ा कर दें, ये हमारे लिए त्रासदी होगी, और एक ज़रूरत थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बंद कर दीजिए। 100 में से 2 लोगों को प्रेशर मेडिसिन चाहिए, आप उन्हें दीजिए। लेकिन 98 लोगों को नहीं चाहिए। आप क्यों उनको फंसा रहे हैं? क्यों उनको आप झूठ बोल रहे हैं कि ये सब भी बातें हैं, ये क्वैकरी है, आप इस पे आ जाइए। इससे क्या हुआ आपके पिछले 1-2 सालों में जो कुछ हुआ है दुनिया में, उससे ये हुआ है कि अगर 2 लोगों को हॉस्पिटल बेड चाहिए तो नहीं मिला है, क्योंकि 98 बाकी के लोग जिनको नहीं चाहिए था, जो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी से ब्लेस्ड है, वो चले आए यहाँ पे और उन्होंने हॉस्पिटल को ब्लॉक करके रखा। तो जो 2 लोगों को वास्तव में, जिनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये ह्यूमन बॉडी जो है बहुत ही वैराइटीज़ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, मल्टी सेलुलर हम जैसे जाते हैं यूनिसेलुलर से कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाती है, ये सब हमने पढ़ा है। तो इसकी वजह से जो 2 लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, यही होता है। इसीलिए एक ज़रूरत थी, इसकी आवश्यकता थी कि हम वापस एक शुरुआत करें, और आज एक शुरुआत हुई है। इस शुरुआत के लिए हम सबको खुश होना चाहिए आज, क्योंकि WHO के टेररिस्ट ग्रेड बेसिस उनकी मौजूदगी में हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने खुद से ढिंढोरा पीट लिया और कहा कि हम इस पे बढ़ावा देंगे। ये पूरी तरीके से एक प्रोसेस के तहत हो रहा है, और इसमें साइंस है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ये कोई क्वैकरी नहीं है। जो भी आपको रीज़न लगता है, आप उस पर डीप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा ये साइंस है। ये ऐसा नहीं है कि वो साइंस है और ये क्वैकरी है। जी नहीं, ऐसा नहीं, ये आपकी जानकारी गलत है। साइंस जो सोर्स कोड है, जो मेन ओरिजिनलिटी जो है, जो साइंस है, वो यहीं से विकसित होकर अलग अलग तरीके से अप्लाइड रिसर्च बाहर में हुए हैं, जिनका स्वागत है। लेकिन इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए था, और आज इसकी शुरुआत हुई है, ये एक अच्छी बात है।